Good morning, student. Continue with the next lecture of force and laws of motion. In the previous lecture, we discussed about what is force and what are the different effects of forces, what are balanced and unbalanced forces. By reading this balanced and unbalanced forces, you came to know when the resultant of all the forces acting on a body is zero. The forces are called balanced forces. We understand the example of a table and the block that was put on the table. What a balanced force can do? A balanced force only changes the shape and size of the object. It cannot change the state of rest or uniform motion. ये किसी भी बॉडी की जो आराम की अवस्था है या फिर जो बॉडी मूव कर रही है उसकी जो अवस्था है मूवमेंट की, या कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये कभी भी, ये जो बैलेंस फोर्सेस हैं, ये कभी भी उस बॉडी की रेस्ट मोशन या उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते. वो सिर्फ क्या चेंज कर सकते हैं? किसी भी बॉडी की शेप या साइज को चेंज कर सकते हैं. लाइक हमारे पास एक रबर बैंड है. क्या है हमारे पास? एक रबर बैंड. और इस रबर बैंड को मैं दोनों तरफ से पुल करता हूं तो क्या होगा? ये स्ट्रेच हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेच होते ही क्या होगा? इसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज. अगर मैं इसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा इसको मैं खींच दूंगा तो ये टूट जाएगा. ओके, बट टूटने से पहले क्या होगा? इसकी मैंने शेप चेंज कर ली, इसका साइज भी क्या हो गया? चेंज. बाय अप्लाइंग द सेम फोर्स ऑन बोथ साइड्स. ओके, व्हाट अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स जिसमें जो रिजल्टेंट होता है सभी फोर्सेस का, जो किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो जीरो नहीं होता. इट मीन्स उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है? वैल्यू होती है. ओके, तो वो फोर्सेस कौन से होते हैं बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्सेस. और ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है? जो बैलेंस्ड फोर्स नहीं कर सकता. बैलेंस्ड फोर्स क्या नहीं कर सकता था? शेप, उसकी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन या डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता. बट ये क्या कर सकता है? ये सभी काम कर सकता है. जो नॉर्मली हमने इफेक्ट्स पढ़े ना फोर्स के, कि भाई इट कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, स्टॉप अ मूविंग बॉडी, कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी एज वेल एज साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी. ये सब वो काम कर सकता है. तो जब भी हम एक जनरल मीनिंग में जब हम किसी फोर्स की बात करेंगे, जनरली हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे हैं. ओके बेटा, विद दिस हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो, फोर्स F1 and F2 are acting on the body, and this is what? This is reaction R, which is produced against the weight of the object. weight क्या होता है किसी बॉडी का? उसका मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g. ये हम लेटर ऑन पढ़ेंगे फोर्स में ही, और ग्रेविटेशन का जो चैप्टर होगा उसमें. अब अगर F1 ज्यादा है F2 से, तो ये जो ब्लॉक है किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ, F1 की डायरेक्शन में. या अगर ये इसको पुश कर रहा है तो कहां जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ F2. ओके, और अगर F2 ज्यादा है एज कंपेयर टू F1, जो मैग्नीट्यूड में फोर्स होगा, तो ब्लॉक कहां मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ F2. एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बैलेंस्ड फोर्सेस, इफ बोथ द फोर्सेस आर सेम, then reaction or weight of the body is same. What happen? That this body will not move. So all the resultant of all these forces is zero. Okay, but whenever any value of this force or any magnitude of any force is not zero, it means that is unbalanced force. Okay, I also told you that you have to just read this page number 115. I have given you the work. So what we have discussed in this, let us discuss again. This is a box, and some children pushes a box on a rough floor. Floor is rough. Okay, they are applying force. Initially उन्होंने small force apply किया, बहुत ही कम force apply किया. Box move नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? Because उसके अपोजिट में क्या लग रहा है? Friction force. ओके, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जो हमने पुश किया है उन चिल्ड्रंस ने. देन दिस फ्रिक्शन फोर्सेस अराइजेस बिटवीन द टू सरफेसेस विच आर इन कॉन्टेक्ट, between the bottom of the box and the floor's rough surface.
सो उसने क्या किया, वो जो फोर्स है और जो फ्रिक्शन फोर्स है, उन्होंने एक दूसरे के फोर्स को क्या कर दिया, बैलेंस्ड आउट कर दिया, जिससे वो बॉक्स क्या नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। अगेन उन्होंने थोड़ा हार्डर पुश किया, बट स्टिल द बॉक्स डज नॉट मूव। व्हाई? बिकॉज अब इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसने फिर उस पुशिंग फोर्स को क्या कर दिया, पुशिंग फोर्स को बैलेंस कर दिया बेटा। ठीक है। नाउ इफ द चिल्ड्रन पुश दैट बॉक्स अ लिटिल हार्डर, देन व्हाट हैपन, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या हो गया, इस पुशिंग फोर्स से कम हो जाएगा। इट मीन्स दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स is greater than this frictional force. It means body will move in the direction opposite to the frictional force. So where it will move? In the direction of application of force. So this is an unbalanced force. So the box starts moving. Okay बेटा। अब अगर हम कोई बाइसिकल चलाते हैं, what happen when we ride a bicycle? अब अगर हम पैडलिंग करना छोड़ दें, मतलब when we stop pedaling, what happen? द बाइसिकल बिगिंस टू स्लो डाउन। धीरे धीरे फिर बाइसिकल क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, जो किसके अगेंस्ट लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट। अगर हमें बाइसिकल को लगातार मूव करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लगातार पैडलिंग करनी पड़ेगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी पैडलिंग। सो इट अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इट्स मोशन अंडर द कंटिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन को कब मेंटेन कर पाएगी, जब उसके ऊपर लगातार अनबैलेंस्ड फोर्स मेंटेन होता रहे। और ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी एरिस्टोटल ने। किसने कही थी ये बात, एरिस्टोटल ने। उसने ये कहा था कि अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अदरवाइज इट वुड बिकम टू रेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स। तो अगर वो पेडलिंग नहीं करेगा तो फाइनली क्या होगा, वो बॉडी रुक जाएगी। हाउएवर इट इज क्वाइट इनकरेक्ट, ऑब्वियसली इनकरेक्ट है वो चीज। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। जब उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो, और बैलेंसिंग अगर वहां पर हो जाती है, बट स्टिल बॉडी स्टिल मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर हम उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी या उसकी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा बेटा, चेंज आ जाएगा। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। जो एक्सेलरेशन है किसी बॉडी की, वो भी तो चेंज होगी ना। सो अनबैलेंस्ड फोर्स हमें उसके लिए जरूरत होती है। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड, direction, again what we have to apply, we have to apply unbalanced force, not the balanced force, because it cannot change the state. So if this force is removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then. अगर ये सब कुछ फोर्स हम हटा देते हैं, फिर भी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, जब तक हमने उसको इनिशियली क्या दिया था, उसको कुछ जो हमने फोर्स उसके ऊपर लगाया था उसके लिए। Now let us come to our next topic, that is first law of motion. Before studying the first law of motion, we have to observe the motion of an object on an inclined plane. We are having an inclined plane where the Galileo deduced that कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी। किसके साथ मूव करेगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ। When no force acts on them, जब उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता तो भी वो कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी मूव करेगी। तो उसने क्या किया, उसने एक मार्बल ली और इंक्लाइन प्लेन लिए इस तरीके से दो। ओके, उसने उस मार्बल को यहां से छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो मार्बल कहां करेगा, रोल डाउन करेगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ रोल डाउन करेगा और एक डेफिनेट वेलोसिटी को अटेन कर लेगा बाय द टाइम इट रीचेस द बॉटम, यहां तक पहुंचेगा तब तक। नाउ धीरे धीरे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अब डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, यहां से उसको मोशन मिल गई और वो बॉडी क्या करेगी, वो जो मार्बल है वो मूव करेगा, क्लाइम्स अप होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। हम फिगर में देख सकते हैं बड़े ध्यान से। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज। क्या होती रहेगी, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती रहेगी बेटा। ओके, अब उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, जितना उस हाइट से वो नीचे की तरफ आया है। मान लीजिए ये जो हाइट है ये क्या है उसकी h,
और ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है यहां से यहां तक वो क्या है s। ये जो फर्स्ट डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ये क्या मान लिया मैंने s1। फिर मैंने क्या किया, इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को मैंने घटा दिया, डिक्रीज कर दिया। ये मैंने सेम रखा इंक्लाइन प्लेन और ये मैं डिक्रीज करता रहा। देखो हर बार आप देखोगे कि एंगल जो है वो कम हो रहा है। ओके, तो ये s1 डिस्टेंस जो उसने इनिशियली स्टार्ट किया था यहां तक पहुंच गया। फिर s2 डिस्टेंस, अब देखोगे कि s2 डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है वहां वो s1 से भी क्या है, s1 और s तो बराबर हैं बट s2 क्या है, इज ग्रेटर देन s1 बिकॉज अब हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिक्रीज कर दिया है। तो उस मार्बल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचने के लिए। ओके, देन मैंने फिर उसके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिक्रीज कर दिया है। अब फिर उसको जो s3 डिस्टेंस मैंने इसको मान लिया, उसको फिर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और फाइनली मैंने क्या किया, इस प्लेन को मैंने जीरो एंगल पे रख दिया। जीरो एंगल का मतलब पैरेलल टू दी प्लेन, मैंने बिल्कुल उसके बिल्कुल पैरेलल ही रख दिया। देखिए, और अब जब मैंने मार्बल को यहां से रिलीज किया, अल्टीमेटली क्या हुआ, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था वो मैंने बिल्कुल प्लेन के बिल्कुल पैरेलल ही रखा। तो अब वो मार्बल रुकेगा नहीं, लगातार क्या करता रहेगा, मूव। और कब तक मूव करता रहेगा, अब सोचिए थोड़ा सा, कब तक मूव करेगा। यहां तक तो ये क्या कर रहा था, उस हाइट तक वो जाने की कोशिश कर रहा था जिससे वो आया है तीनों डिस्टेंसेस में। अब क्या होगा जब मैं उसको बिल्कुल प्लेन एंगल पे रख दूं, अब वो कब तक मूव करेगा, जब तक उसको वो पर्टिकुलर हाइट नहीं मिल जाती है ना। अब उसको वो अगर वो हाइट नहीं मिलेगी, अब मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखता हूं तो ट्रेवल करता रहेगा। अब यही चीज अब गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट की थी। क्या फाइंड आउट किया था उन्होंने, गैलीलियो ने क्या सुजेस्ट किया था, देखिए अब यहां पर है वो चीज कि एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। इनिशियली क्या चाहिए था हमें, किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट थी टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल। बट कोई भी नेट फोर्स हमें नहीं चाहिए, क्या करने के लिए, उसकी यूनिफॉर्म मोशन को सस्टेन करने के लिए, लगातार बनाए रखने के लिए मुझे कोई नेट फोर्स की आवश्यकता नहीं है। इज इट पॉसिबल, अगर मैं किसी बॉल को वैसे भी मैं स्ट्राइक करता हूं, कुछ दूर जाके वो अपने आप रुक जाएगी, है ना, रुक जाएगी ना। तो अगर मुझे लगातार उसको मूव करवाते रहना है तो मुझे लगातार क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन प्रैक्टिकल सिचुएशन में इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट जो गैलीलियो ने ये कहा था, गैलीलियो ने कहा कि अगर बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये जो सरफेस है सारा फ्रिक्शनलेस सरफेस होना चाहिए और वहां पर एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, मतलब एयर की कोई ओपोजिशन वहां पर नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई फ्रिक्शनल फोर्स और ना ही कोई एयर ओपोजिशन वहां पर होनी चाहिए। तो ये जो सिचुएशन उन्होंने बताई है ये क्रिएट की जा सकती है। अंडरस्टूड। सो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इस चीज को, फ्रिक्शनल फोर्स को, बाय यूजिंग स्मूथ मार्बल एंड अ स्मूथ प्लेन। ओके, अब जो न्यूटन ने रिड्यूस किए अपने तीनों लॉ ऑन द बेसिस ऑफ गैलीलियोज आइडियाज ऑन फोर्स एंड मोशन। अब फोर्स के ऊपर तो क्या कि अनबैलेंस फोर्स इनिशियली चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए किसी बॉडी को स्टार्ट करने के लिए उसकी मोशन को। अब जो फंडामेंटल लॉज गवर्न करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के, जो हमने स्टार्टिंग में कहा था ना, चैप्टर का नाम ही फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, तो वो लॉज ऑफ मोशन अब स्टार्ट हो रहे हैं इधर। नाउ देयर आर 3 laws that are known as Newton's laws of motion. First law of motion, second law of motion and third law of motion. First law of motion is basically based on inertia. Inertia we will discuss, but आपको एक बेसिक चीज समझाता हूं मैं। आप अपने टेबल पे बैठे हैं, स्टडी टेबल के ऊपर, और वहां पर एक पेन स्टैंड है आपके सामने, और वो जो पेन स्टैंड है आप डेली उसको देखते हैं कि वो वहीं रखा है। डेली whenever you will see that pen stand remains on the same position, its position does not change by itself, नहीं हो सकती ना चेंज। एक दिन क्या हुआ कि वो नीचे गिरा हुआ मिला काफी दूर, तो जब आपने इस चीज को देखा तो आपको लगा कि ये अपने आप कैसे गया भाई वहां पर,
तो you just get some information regarding this from your mother, from your father or any brother sister. तो you came to know कि वो मम्मी के हाथ लगने से, जब वो सफाई कर रहे थे तो उनके हाथ लगने से वो काफी दूर जाके गिर गया, उनको ध्यान नहीं रहा कि उसको दोबारा रख दिया। इट मीन्स हाथ लगने से तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा था, और वो फोर्स कैसा था? अनबैलेंस्ड। बिकॉज अगर बैलेंस्ड फोर्स वो होता तो वो मूव ही नहीं करता ना, तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही वो काफी दूर जाके गिरा। तो जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा था वो वहीं रखा था, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा था, वो कहाँ रखी थी वो बॉडी, वो जो पेन स्टैंड वो वहीं रखा था। बट जैसे ही आपकी मदर का हाथ उसके ऊपर लगा वो काफी दूर जाके गिर गया। इट मीन्स उसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज। अब यही न्यूटन ने कहा है कि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती? जब तक उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होता, तब तक। सो लेट अस डिस्कस दिस। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी आराम की स्थिति या फिर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हमेशा रहेगी, अनलेस, कब तक? या अनटिल एंड अनलेस कंपेल्ड टू चेंज। कंपेल्ड का मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगाया जा रहा है टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। कोई भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, और जब अप्लाई फोर्स की बात होती है फोर्स की, तो कौन सा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स की वहां पर बात हो रही है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन दी बॉडी, एंड दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, अब फोर्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज वो अपने अंदर चेंज को रजिस्ट करती है, चेंज को अपोज करती है। अब वो अगर वो चेंज हम उसके अंदर लाना चाहेंगे उस बॉडी की स्टेट में, तो कहीं ना कहीं वो अपोज तो करेगी। उस अपोज को ही ओवरकम करने के लिए हमें उसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ता है बेटा? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अब ये उस ऑब्जेक्ट की क्या हो गई है? टेंडेंसी। क्या टेंडेंसी हो गई है? कि अगर हम उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो उसकी टेंडेंसी है कि उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहेगी। तो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स स्टेट इज नोन एज इनर्शिया। क्या बोलते हैं वो बॉडी का? इनर्शिया बोलते हैं। ओके, और ये जो इनर्शिया है ना, ये फर्स्ट लॉ को काफी इजीली वेरीफाई करता है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि इनर्शिया जो है वो सिर्फ टेंडेंसी ही नहीं है, वो जनरली क्या है? इनर्शिया इज बेसिकली इनएबिलिटी होती है किसी भी बॉडी की। क्या होती है किसी भी बॉडी की? इनएबिलिटी, अक्षमता, कि वो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। कौन सी स्टेट? स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। तो इनर्शिया इनएबिलिटी भी है कि वो अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती, और ये उसकी टेंडेंसी भी है कि अगर कोई और उसके ऊपर उसकी स्टेट को चेंज करवाने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगी? उसको अपोज करेगी। ओके, सो दिस इज इनर्शिया। Note it down. The inertia is what? Inertia of a body is the inability of an object to change its state of rest or motion by itself, or it is the tendency of an object to oppose any change in its state. Okay, तो बहुत सारे हम जनरली एक्सपीरियंसेस देखते हैं जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं किसी मोटर कार में, तो उसको हम इजीली कंसीडर कर सकते हैं। अब बस का एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली आप बस के अंदर खड़े हैं जैसे, और एकदम से बस अगर चलती है तो आप कहाँ मूव करेंगे? आप एकदम से कहाँ जाएंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएंगे। क्यों गिर जाएंगे? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अगर आप मूव कर रहे हैं, देखिए अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे और एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिया जाए तो आप कहाँ जाएंगे? आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। आप ना कभी देखते हो कोई जैसे ट्रेन या बस से उतरता है, एकदम से चलती बस या चलती ट्रेन से, व्हाट हैपन?
तो कोई भी पर्सन जब उतरता है तो वो एकदम थोड़ी कुछ समय तक भागता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो बस या कार या फिर ट्रेन मूव कर रही है ना। क्यों भागता है? ड्यू टू दिस इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि एकदम से अगर वो रुक गया या फिर गलत डायरेक्शन में उतरेगा तो वो गिर जाएगा, चोट लग सकती है उसको। सो दिस विल डिस्कस लेटर ऑन इन आवर नेक्स्ट lecture. So for today you have to read and you have to prepare notes related to force, effects of forces, as well as unbalanced and unbalanced forces with their examples, and Galileo's observation and this first law of motion. Let me show you this Galileo observation with the help of this diagram also. ओके, दिस इनिशियल पोजीशन बॉडी की, ये फाइनल पोजीशन, फिर मैंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को इंक्रीज कर दिया, फिर वो काफी दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और फाइनली मैंने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिल्कुल जीरो कर दिया और वो लगातार मूव करता रहेगा। ओके, इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से। आई विल सेंड यू द पिक ऑफ दिस पेज। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर साइंस टेस्ट that is going to be held on Monday. Okay, and just be prepared, all the MCQs, your fill-ups, your true false. Okay, read each and every question carefully, then give the answer. Okay, so for today it is now this much you have to read and learn. Thank you, have a nice day.